डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में इमेज प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन का, उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इमेज का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो बेसिकली कैसे होता है, कैसे इमेज का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इमेजेस कितने टाइप्स के होते हैं, डिजिटल इमेज, एनालॉग इमेज। डिजिटल इमेज किसको बोलते हैं, पिक्सल क्या होता है, डिजिटल नंबर क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इमेज को प्रोसेस करने का टेक्निक क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग टेक्निक क्या होता है, कैसे इमेज को प्रोसेस किया जाता है। फिर आता है बात कि कैसे उसको इंटरप्रिटेशन किया जाए। इमेज इंटरप्रिटेशन जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, उसको कुछ ये जो आउटलाइंस दी हुई हैं इनके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अर्थ के ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं। अर्थ में कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जिसमें सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है। एक निश्चित जगह पे सैटेलाइट प्लेस करते हैं जिससे वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ऑर्बिट्स दिख रहे होंगे अर्थ के। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट को बोलते हैं लियो, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है वो 200 से 2000 किलोमीटर तक के एरिया में इंस्टॉल कर सकते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट 200 से 2000 किलोमीटर का जो एरिया रहता है वहाँ तक को बोलते हैं। इसमें बेसिकली जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, प्लेस किया जाता है, तो एनर्जी कम लगती है। तो कम एनर्जी में ही सैटेलाइट प्लेस हो जाता है। यहाँ पे जो लो अर्थ ऑर्बिट रहता है, यहाँ पे जो भी इमेज लो अर्थ ऑर्बिट से ली जाती हैं वो बहुत क्लियर होती हैं, क्रिस्टल क्लियर इमेज होती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट्स पे लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो रहता है वहाँ पे उसको जनरली रिमोट सेंसिंग या सैटेलाइट प्लेस करने के लिए प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो जो जोन रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन रहता है और वहाँ पे हाई रेडिएशन के कारण एक बेल्ट बन जाता है जिसको वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट बोलते हैं। तो बेसिकली इसका जो रेंज रहता है वो 2000 से 36,000 किलोमीटर तक रहता है। लेकिन यहाँ पे सैटेलाइट प्लेस नहीं कर सकते। अगर सैटेलाइट प्लेस करते भी हैं तो 15,000 किलोमीटर से नीचे प्लेस करना होता है या 24,000 किलोमीटर से ऊपर प्लेस कर सकते हैं। कुछ GPS सैटेलाइट्स इस जगह इस जगह पे प्लेस किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स मेनली वैसे मूव करते हैं जैसे कि अर्थ सन के अराउंड मूव करता है। ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ा सा डेविएटेड होते हैं। मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, उसमें उसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करते, पर थोड़ा सा आसपास ही रिवॉल्व करते हैं। सन सिंक्रोनस के पास में ही होता है पोलर अर्थ ऑर्बिट। पोलर अर्थ ऑर्बिट बेसिकली नॉर्थ और साउथ पोल को कवर करता है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है। तो दो ऐसे ऑर्बिट हैं जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं अर्थ के। एक होता है पोलर और दूसरा होता है सन सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद फिर आता है जियो सिंक्रोनस। जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो अर्थ जैसे रोटेट करता है उस अकॉर्डिंग ये मूव करता है। मतलब कि अर्थ का रोटेशन को ये मैच करता है। ये एक कॉमन लैटिट्यूड पे इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन इक्वेटर के कभी ऊपर या कभी नीचे ये रिवॉल्व होता है, जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। दूसरा होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट एक तरीके का जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट ही है, लेकिन जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जो रहता है वो इक्वेटर के ऊपर ही डायरेक्टली इंस्टॉल होता है। तो इसमें कोई भी एंगल चेंज नहीं होता, जिसके कारण जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे कई बार कम्युनिकेशन या फिर वेदर सैटेलाइट यहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट पे। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी मोर और लेस सेम ही है, बस जो जियो सिंक्रोनस होता है इसमें
कई बार क्या होता है कि ये जो है ये कई बार इक्वेटर के ऊपर मूव कर लेता है, कई बार इक्वेटर के नीचे मूव कर लेता है, तो अलग अलग एंगल से एक पर्टिकुलर का ऑब्जर्वेशन हो सकता है। जो क्रायोसेट है, क्रायोसेट बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट में इंस्टॉल किया जाता है। ये जो क्रायोसेट है ये इन्वायरमेंटल वेरिएशन को स्टडी करने के लिए इंस्टॉल किया गया। ये एक सैटेलाइट है, बेसिकली आइस की थिकनेस को मेजर करने के लिए इंस्टॉल किया गया है। ये वाला जो सैटेलाइट है वो जीपीएस मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे इंस्टॉल किया गया है और वो 20,000 किलोमीटर पे इंस्टॉल किया गया है। ये जो जीपीएस वाली जो सैटेलाइट है वो, उसके ह्यूबल ह्यूबल एक टेलीस्कोप है जिसको इंस्टॉल किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट पे। ये बेसिकली यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए किया गया है और इसमें एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस की जो इफ़ेक्ट होती है वो नेग्लिजिबल होती है। वेदर को स्टडी करने के लिए बेसिकली जियो स्टेशनरी अर्थ और जो वेदर को स्टडी करने के लिए बेसिकली जो भी सैटेलाइट होती है वो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। और ये जो सैटेलाइट होती है जहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं उनसे थोड़े से नीचे के स्पेस में रहती हैं, 5 to 10 किलोमीटर नीचे वाले एरिया में वेदर सैटेलाइट को इंस्टॉल किया जाता है। लैंड सर्वेइंग के लिए लैंडसेट एक सैटेलाइट है जिसको इंस्टॉल किया जाता है या प्लेस किया जाता है। ये भी लो अर्थ ऑर्बिट पे ही इंस्टॉल किया जाता है। अराउंड एरिया ऑफ 500 से 700 किलोमीटर के एरिया पे इसको प्लेस किया जाता है, जो लैंड सर्वेइंग के लिए जो सैटेलाइट होते हैं वो। पोलर ऑर्बिट्स पे भी सैटेलाइट इंस्टॉल किए जाते हैं। ये जो एरिया होता है वो अप्रॉक्सीमेट 700 किलोमीटर तक होता है। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको बताना है कि सन सिंक्रोनस पे कुछ सैटेलाइट्स के नाम जिनको इंस्टॉल किया जाता है, जियो सिंक्रोनस पे कुछ सैटेलाइट्स के नाम जिनको इंस्टॉल किया जाता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के नाम, जीपीएस सैटेलाइट्स के नाम आपको पता करके बताने हैं। सैटेलाइट इंस्टॉल हो गया। सैटेलाइट्स का मेन काम होता है कि वे एनालिसिस करते हैं अर्थ का, वेदर पैटर्न में क्या वेरिएशन आ रहा है, फ्लड में, रेनफॉल में, रिवर बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज़ में जितने भी टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या क्या वेरिएशन आ रहा है वो स्टडी करना। पहले क्या होता था कि पहले सेंसर्स उतने डेवलप नहीं थे, वक्त के साथ वो सारी चीज़ें डेवलप हुई। तब पहले ब्लैक एंड वाइट इमेज ही सेंसर क्लिक करता था, तो जो भी इमेज ब्लैक एंड वाइट कलर की होती है उसको पेनक्रोमेटिक इमेज बोलते हैं। उसके बाद जो 3 प्राइमरी कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, उस जो विजिबल रेंज में होता है उस बैंड में इमेजेस लेना शुरू किया गया। जब उस बैंड में इमेजेस लेना शुरू किया गया तो अलग अलग शेड्स मिले। जो रेड जोन है उसमें अलग शेड मिला, ग्रीन में अलग, और जो आपका ब्लू है उसमें अलग जोन मिला। उसमें भी ब्लैक और रेड के ब्लैक और वाइट के शेड्स में अलग अलग वेरिएशन आया, वो स्टडी किया गया, वो कलर कंपोजिट कहलाया। उसके बाद फिर ट्रू कलर कंपोजिट वो होता है जिसमें जैसा अर्थ में फीचर प्रेजेंट है और जैसा ह्यूमन आई उनको इंटरप्रेट करता है, ह्यूमन आई जैसा देखता है उसी का ही एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन अगर सैटेलाइट इमेज दे तो वो ट्रू कलर कंपोजिट होता है। फॉल्स कलर कंपोजिट थोड़ा सा अलग होता है। जैसा एक्चुअल कलर होता है ऑब्जेक्ट का वैसा नहीं दिखता ऑब्जेक्ट, वो दूसरे कलर का दिखता है। वो दूसरे कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि जो सैटेलाइट है वो विजिबल रेंज के जो भी वेवलेंथ आते हैं उनके अलावा कुछ इनविजिबल वेवलेंथ भी रहते हैं, उनको भी डिटेक्ट कर लेता है, और इनविजिबल वेवलेंथ से भी जो डाटा आता है उसको भी वो डिपिक्ट करता है। तो इनविजिबल रेंज से जो डाटा आता है उसको डिपिक्ट करता है, इसलिए उसको फॉल्स कलर कंपोजिट बोलते हैं। अलग अलग स्कीम बनी हुई रहती हैं जिनसे कि अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ जगह पे नियर इंफ्रारेड जोन को कंबाइन करके बताया जाता है प्राइमरी कलर के साथ, कुछ जगह पे फार इंफ्रारेड, कुछ जगह पे माइक्रोवेव्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग स्कीम्स बनी गई हैं, कलर स्कीम्स बनी गई हैं। नेचुरल कलर कंपोजिट ट्रू कलर कंपोजिट से थोड़ा अलग होता है। जो ट्रू कलर कंपोजिट होता है इसमें विजिबल जो कलर होते हैं 3 प्राइमरी बैंड्स जो रहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन नेचुरल कलर कंपोजिट में एक बैंड मिसिंग होता है। तो इसको इस तरीके से कंबाइन किया जाता है कोई इनविजिबल वेव बैंड के साथ, जिससे कि नेचुरल कलर तो हो अपीयर लेकिन एक्चुअल में वो ओरिजिनल कलर नहीं होता जो कि कोई बॉडी रिप्रेजेंट करता है। रेड, ग्रीन, ब्लू है, उसमें मे बी ब्लू मिसिंग हो जाए, कई बार रेड मिसिंग हो जाए, तो उस जगह पे एक सब्स्टिट्यूट कलर जो कि इनविजिबल रेंज से है उसको
कंबाइन की करके एक इमेज फॉर्म होता है। ये पेनक्रोमेटिक इमेज की एक एग्जांपल है, जिसमें कि जहाँ पे आपको डार्क शेड दिख रहा होगा, डार्क शेड वहाँ पे दिख रहा होगा जहाँ पे आपके वेजिटेशंस है, और जहाँ पे लाइटर शेड दिख रहा है वहाँ पे से रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है, वो रिवर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आपकी ट्रांसपेरेंट सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, या बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कलर कंपोजिट, ये एक इमेज है, ये नॉर्मल कलर कंपोजिट की इमेज है, जिसमें कि आपको 3 फीचर दिख रहे होंगे, X1, XS1, XS2 और XS3। ये 3 आपको दिख रहे होंगे। इसमें जो इमेज दिया गया है वो सेम है जो जैसा प्रीवियसली हमने देखा था, वही इमेज को यहाँ पे कलर कंपोजिट के फॉर्म में दिखाया गया है। इसमें इस इमेज को इंटरप्रेट करने के लिए हमको रिफ्लेक्शन की या फिर स्पेक्ट्रल नॉलेज होना ज़रूरी है। ये जो इमेज है ये स्पॉट नाम का सैटेलाइट जो है उससे लिया गया है, और जो ग्राउंड रिजोल्यूशन है उस सैटेलाइट का वो है 20 मीटर। जो XS1 है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रीन बैंड, मतलब कि ग्रीन वेवलेंथ बैंड में ये इमेज ली गई है। XS2 है, उसको रेड वेवलेंथ बैंड में इमेज ली गई है। और जो XS3 है, XS3 को नियर इंफ्रारेड बैंड में लिया गया है, इस इमेज को नियर इंफ्रारेड बैंड में क्लिक किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो रेड और ग्रीन बैंड है उसमें इमेज मोर और लेस सेम ही दिख रही है, लेकिन जो वेरिएशन है वो है इंफ्रारेड बैंड में इमेज अलग आ रही है। इसलिए इमेज डिफरेंट आ रही है क्योंकि जो नियर इंफ्रारेड बैंड है वो वेजिटेशन सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, नियर इंफ्रारेड रेज को वेजिटेशन सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण जितने भी वेजिटेशन वाला एरिया है वो लाइट कलर का अपीयर हो रहा है, और वाटर बॉडी है या कोई दूसरी चीज़ है जो कि वेजिटेशन से थोड़ा सा अलग है वो कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके कारण वो डार्क कलर में अपीयर हो रहे हैं। ये ट्रू कलर कंपोजिट का एक डायग्राम है, आइकोनॉस नाम के सैटेलाइट से ये लिया गया है। तो इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इमेज है ये ट्रू जैसा आपका एक्चुअल में कलर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये उसी को ही रिसेंबल कर रहा है। फॉल्स कलर कंपोजिट में कलर वेरिएशन आ गया है, जिसमें कि जो रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है वो है नियर इंफ्रारेड में जो भी आपकी ऑब्जेक्ट दिख रही है वो रेड कलर रिप्रेजेंट उसको कर रहा है, मतलब नियर इंफ्रारेड रेज में ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जो ग्रीन कलर है, ग्रीन बैंड में जो दिख रही है जो भी चीज़ें वो आपको इसमें दिख रही हैं, मतलब कि जो रेड बैंड में जो भी चीज़ें ली गई हैं, रेड वेवलेंथ में जो भी इमेज लिया गया है वो ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है, और जो ग्रीन बैंड में लिया गया है जो भी चीज़ या ग्रीन वेवलेंथ जो रिफ्लेक्ट कर रहा है जो ऑब्जेक्ट वो ब्लू कलर अपीयर हो रहा है। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट आपका नियर इंफ्रारेड रेज को रिफ्लेक्ट करता है तो वो ऑब्जेक्ट आपका दिखेगा रेड कलर का। अगर रेड कलर को कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो ग्रीन कलर दिख रहा है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो ब्लू अपीयर यहाँ पे हो रहा है। ये फॉल्स कलर कंपोजिट है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग स्कीम बने गए हुए हैं। ये पर्टिकुलरली वेजिटेशन को स्टडी करने का स्कीम है, जिसमें कि 3 कलर बैंड लिए गए हैं, नियर इंफ्रारेड रेज, रेड और ग्रीन बैंड। ये तीनों को कंबाइन करके लिया गया है, जिसमें कि नियर इंफ्रारेड रेज जो है वो इनविजिबल है। नेचुरल कलर कंपोजिट थोड़ा सा अलग होता है ट्रू कलर कंपोजिट्स में। इस सेंसर में एक डिफेक्ट होता है, ये प्राइमरी कलर में जो 3 कलर होते हैं उसमें से एक कलर को स्टडी नहीं कर पाता है। मीन्स रेड ग्रीन ब्लू है तो उसमें से इधर ग्रीन ब्लू या रेड किसी भी एक कलर को ये स्टडी नहीं कर पाएगा, ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण कुछ इनविजिबल स्पेक्ट्रल बैंड रहती है, इनविजिबल स्पेक्ट्रल रेज रहते हैं, उनको इनके साथ कंबाइन किया जाता है ताकि एक क्लियर आइडिया हो जाए इस पर्टिकुलर इमेज के बारे में। एग्जैक्ट सिमिलर कलर जैसे ऑब्जेक्ट का होता है ये रिप्रेजेंट नहीं करता, वो आर्टिफिशियली या फिर सिमुलेट करके वैसा कलर क्रिएट किया जाता है, जबकि ट्रू कलर कंपोजिट में सिमिलर कलर जैसा ऑब्जेक्ट का रहता है वैसे ही डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो रेड ग्रीन ब्लू कलर को डिटेक्ट कर सकता है कोई भी पर्टिकुलर सेंसर। इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो कि एरियल फोटोग्राफ से लिया गया है या सैटेलाइट से लिया गया है उसके बारे में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को गेन करना ही इंटरप्रिटेशन कहलाता है। अगर एरियल फोटोग्राफ का इंटरप्रिटेशन हो गया तो उसको एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। अगर विजुअली देख के ही साइज शेप टोन
या फिर आपका टेक्सचर देख के ही हम अगर इंटरप्रेट करें तो वो विजुअल इंटरप्रिटेशन कहलाता है। और अगर कंप्यूटर की हेल्प से इंटरप्रिटेशन किया जाए किसी पर्टिकुलर इमेज का तो वो डिजिटल इंटरप्रिटेशन कहलाएगा। विजुअल इंटरप्रिटेशन एरियल फोटोग्राफ का होता है, कोई भी हार्ड कॉपी है किसी पर्टिकुलर इमेज की उसको कर सकते हैं, या फिर डिजिटल इमेज का भी विजुअल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है डिजिटल इंटरप्रिटेशन। कुछ एनालिसिस टेक्निक है जिसमें कि ये जो दोनों मेथड हैं, इधर ये अगर आपका विजुअल इंटरप्रिटेशन हो या फिर आपका कंप्यूटर एडेड इंटरप्रिटेशन डिजिटल इंटरप्रिटेशन हो, दोनों में एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे, साइज शेप टेक्सचर। तो ये जो फर्स्ट स्टडी करेंगे तो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन रहेंगे। डिफरेंस जो आता है वो टेक्निक्स और एनालिसिस प्रोसीजर में आता है। इसमें जो टेक्निक्स और एनालिसिस प्रोसीजर है ये सब ऑटोमेटेड होता है, ये सारा का सारा कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है और कंप्यूटर में बस एक एल्गोरिदम डेवलप करके उसमें हमको कमांड देना होता है, कंप्यूटर इसको सिर्फ खुद करता है। इसमें एक एनालिस्ट की ज़रूरत होती है जो पर्टिकुलरली कैटेगराइज करता है, हर चीज़ को कैटेगराइज करके क्लासीफाई करने के बाद फिर खुद इंटरप्रेट करता है। जो एरियल फोटोज़ का एडवांटेजेस होता है ये होता है कि बहुत बड़े एरिया का कम टाइम में आपको इमेज मिल जाएगा, परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, स्पेक्ट्रा का रिजोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन अच्छे से मिल जाएगा। अगर ग्राउंड लेवल से अगर हम कोई पिक्चर लें तो उसके कंपैरिजन में एरियल फ़ोटोज़ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब कर सकती हैं, ज़्यादा डिटेल में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकती हैं। 3 डायमेंशनल व्यू किसी पर्टिकुलर जगह का मिल सकता है अगर एरियल फ़ोटोज़ लें तो, और कोरिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में। लिमिटेशन भी रहता है विजुअल इंटरप्रिटेशन का, एनालिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी रिजल्ट रहता है, जो भी इंटरप्रिटेशन रिजल्ट रहता है वो सोली डिपेंड करता है कि एनालिस्ट कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, एनालिस्ट को कितनी ज़्यादा समझ है किसी भी पर्टिकुलर इमेज को इंटरप्रेट करने की, और एनालिस्ट को कितना ज़्यादा समझ है कि किसी चीज़ को वो अच्छे से कंपेयर कर सके। तो जितना अच्छा एनालिस्ट का एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा इमेज का इंटरप्रिटेशन होगा। अलग अलग जो एनालिस्ट है वो अलग अलग तरीके से एक पर्टिकुलर इमेज को इंटरप्रेट करते हैं। ह्यूमन आई ढेर सारे कलर जो वेरिएशन होता है, जो शेड वेरिएशन रहता है, रेड में अगर आपके 256 शेड रह गए या फिर 1000 शेड्स हो गए अगर रेड में भी, तो ह्यूमन आई उतने डिटेक्ट नहीं कर सकता। मियरली 10 या फिर मैक्सिमम हो गया तो 20 भी ज़्यादा है, 15 शेड्स वो कंपेयर कर सकता है जो ह्यूमन आई है। तो रिजोल्यूशन ह्यूमन आई का उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि कंप्यूटर का है, जिसके कारण डिटेक्शन में रिजोल्यूशन डिटेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है विजुअल में। कॉस्ट कम होता है लेकिन एक्यूरेसी जो रहती है रिजल्ट की वो स्टेक पे आ जाती है विजुअल इंटरप्रिटेशन में। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि विजुअल इंटरप्रिटेशन में ज़रूरत होती है। एक शेप होता है, ये बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट है उसका आउटर लाइन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। साइज़, एक के कंपेयर में दूसरे की साइज़ कैसी है वो है। टोन मतलब कि कलर का ब्राइटनेस कैसा है, लाइटर दिख रहा है डार्कर दिख रहा है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन का एरिया जो होता है वो साइट होता है। टेक्सचर में मीन्स रफ है, स्मूथ है, कोर्स है, फाइन है, वो टेक्सचर कहलाएगा। शेडो मेनली हाइट को डिटरमाइन में हेल्प करता है। और एसोसिएशन मतलब कि कोरिलेशन इस्टेब्लिश करना, कि अगर बहुत सारे अलग अलग लैंड फीचर है तो उनसे इंटरप्रेट करना कि वो पर्टिकुलर एरिया कैसा होगा। पैटर्न, ये जो 7 एलिमेंट हैं ये तो इमेज के बारे में है पर्टिकुलर। पैटर्न कंबाइंड रूप है कोई भी पर्टिकुलर प्रैक्टिस का, सॉइल के बारे में या फिर लैंड यूज ड्रेनेज पैटर्न का एक कंबाइंड टेरेन आपका पैटर्न है, मतलब टेरेन एलिमेंट कहलाएगा ये जो पैटर्न है वो। उसके बाद फिर आती है आपकी नेक्स्ट लोकेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, साइज़ को कौन कौन से ऑब्जेक्ट में पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करते हैं, इमेज को कौन कौन से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में डिस्क्राइब करते हैं, ये सब कुछ बातें हैं उसके बारे में। टेक्सचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, पैटर्न, हाइट, साइड्स, उनके बारे में कुछ डिटेल दी गई हैं। जैसे टोन जो रहता है वो पर्टिकुलरली लाइट, इंटरमीडिएट या डार्क हो सकता है। टेक्सचर रफ, स्मूथ, इस टाइप से चेंज हो सकता है। पैटर्न भी लीनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्टेप से वेरी कर सकता है।
ये साइज़ का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिया गया है। साइज़ जो बेसिकली दो टाइप के इंफॉर्मेशन देगा। पहला इंफॉर्मेशन की एक्चुअल में एब्सोल्यूट साइज़ क्या है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, दूसरा रिलेटिवली कैसे डिपेंड करता है, कैसे वेरी करता है दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का साइज़, ये उस अकॉर्डिंग आपका वेरी करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। उसके बाद फिर दूसरा आपका ये जो साइज़ रहता है वो स्केल डिपेंडेंट रहता है, स्केल इंडिपेंडेंट नहीं रहता है। किस कौन से सेंसर से लिया गया है, कितना उसका रिजोल्यूशन है, उस पर डिपेंड करेगा जो साइज़ का ऑब्जेक्ट रहता है वो। जो साइज़ रहता है पर्टिकुलरली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में। हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, बड़ी साइज़ का है, छोटी साइज़ का है, हर चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। शेप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन बताता है, शेप बताता है, शेप की ज्योमेट्री बताती है कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। अगर एक रेगुलर ज्योमेट्री है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब कि वो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, ह्यूमन वहाँ पे प्रेजेंट है, ह्यूमन का इंटरवेंशन वहाँ पे है। अगर कोई इरेगुलर ज्योमेट्री है आपका, तो उसमें हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो नेचुरल है, उसमें कोई भी ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं है। तो अगर रेगुलर ज्योमेट्री हुई, तो अगर रही तो वो ह्यूमन, उसमें ह्यूमन की प्रेजेंस शो करता है। जैसे रेलवे, हाईवे, ये ह्यूमन की प्रेजेंस को शो करेगा। जो बिल्डिंग्स हो गई, कॉलोनी हो गई, वो ह्यूमन की प्रेजेंस को शो करेगा क्योंकि एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में है। फॉरेस्ट एरिया, ग्रास लैंड, ये सब ह्यूमन की प्रेजेंस को शो नहीं करता है। उसके बाद जैसे ये आपके एग्जांपल दिए गए हैं कि किस टाइप से शेप डिफाइन करता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंटरप्रेट करने में। जो जैसे यहाँ पे आपका ये यूनिफॉर्म दिख रहा है, तो ये आपकी बिल्डिंग्स दिख रही हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पे बसेस प्रेजेंट है, ये यहाँ पे पर्टिकुलरली शो कर रहा है कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है और ये टेंटेटिव ये हो सकता है करके। यहाँ पे ये इरेगुलर पैटर्न में दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये नेचुरल कोई ऑब्जेक्ट है, मे बी प्लांट्स या ट्रीज यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आपका इरेगुलर ज्योमेट्री शो कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि यहाँ पे ट्रीज होंगे, ट्रीज के बाद यहाँ पे हर्ब्स या शर्ब्स होंगी, ग्रासेस होंगी, उसके बाद ये बैरन एरिया होगा। इस टाइप से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है टोन। टोन सबसे बेसिक कंपोनेंट है विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन का, सबसे बेसिक एलिमेंट है। टोन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में। टोन बेसिकली जो ब्राइटनेस का शेड रहता है, ज़्यादा है कम है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उसको रिप्रेजेंट करता है। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो टोन वेरिएशन रहता है वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन कितना कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, ट्रांसमिशन कितना कर रहा है किसी लाइट का, या एब्जॉर्प्शन कितना ज़्यादा कर रहा है किसी पर्टिकुलर लाइट का। जो ऑब्जेक्ट स्मूथ होते हैं, रफ नहीं होते, उनमें से सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। जो रफ ऑब्जेक्ट रहते हैं, वेरिएशन होता है, उसमें से रिफ्लेक्शन कम होता है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है किसी पर्टिकुलर जगह का या किसी पर्टिकुलर चीज़ का। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन ग्रीन कलर में थोड़ा अलग है, रेड कलर में ये डार्कर शेड में रिप्रेजेंट कर रहा है, और नियर इंफ्रारेड में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन कर रहा है। हमको ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नियर इंफ्रारेड में अगर रिफ्लेक्शन शो किया, मतलब कि वो नेचुरल वेजिटेशन है, लिविंग वेजिटेशन है, और बेसिकली वो ग्रीन प्लांट्स के लीफ हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ एरिया जो कि ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राउन लीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ग्रीन लीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ रेड लीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर ब्लैक एंड वाइट पैनक्रोमेटिक इमेज है तो कैसे जो शेड्स रहते हैं कलर के वो वेरिएशन होंगे, और उसको अगर हम लोग शूडो कलर में देख लें, फॉल्स कलर कंपोजिट में अगर हम देखें तो वो कैसा दिखेगा। अगर कोई इमेज ली गई है वो थर्मल इंफ्रारेड जोन में ली गई है, तो बेसिकली जिस जगह का टेम्परेचर कम रहेगा वहाँ पे टोन लाइट कलर का होगा, मतलब वो एरिया जो है लाइटर कलर में रिप्रेजेंट होगा, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो एरिया जो रहेगा वो डार्कर कलर में रिप्रेजेंट होगा। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई। जिस जगह पे हाई टेम्परेचर होगा वो लाइटर कलर में रिप्रेजेंट होगा, और जिस जगह का टेम्परेचर कम होगा वो डार्कर कलर में रिप्रेजेंट करेंगे। टेक्सचर और पैटर्न, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें पैटर्न जो है वो टेरन पैटर्न है, मतलब एक विस्तृत रूप का पैटर्न है। टेक्सचर बेसिकली बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट रफ है कि स्मूथ है, फाइन है कि कोर्स है, उसके बारे में बताता है। और टोन का चेंज होता है उसकी फ्रिक्वेंसी को, आवृत्ति को बताता है। जो भी टोन चेंज होता है उसकी आवृत्ति को बताता है टेक्सचर। किस रेट से चेंज हो रहा है फ्रिक्वेंसी, मतलब किस रेट से चेंज हो रहा है टोन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का।
टेक्सचर टोन, शेप, साइज और पैटर्न पे डिपेंड करता है। जो वाटर और ग्रास हैं वो बेसिकली स्मूथ टेक्सचर शो करेंगे, ट्रीज जो हैं वो रफ टेक्सचर शो करेंगे। पैटर्न कैसे अरेंज हुआ है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसको रिप्रेजेंट करता है। अर्बन एरिया में ढेर सारे रोज और कॉलम बने होंगे, कोई ड्रेनेज पैटर्न होगा वो आपका अलग अलग ढंग का हो सकता है। सॉइल फाइन टेक्सचर का है, अगर पोअरली ड्रेन्ड है तो उसका जो डार्क कलर का अपीयर होगा, अगर वेल ड्रेन्ड है तो लाइट कलर का अपीयर होगा। यहाँ पे ये टेक्सचर के बारे में दिया गया है आपका। वाटर बॉडी है वो स्मूथ टेक्सचर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपकी ग्रासेस हैं वो स्मूथ टेक्सचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर वेजिटेशन है, ट्रीज हैं, तो वो रफ टेक्सचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैटर्न ढेर सारे जो भी लैंड फॉर्म्स रहते हैं उनका एक कंबाइंड रूप रहता है, वो भी आपका वेरिएशन शो करता है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन जनरेट करने में हेल्प करता है। शेडो जनरली यूज़ नहीं किया जाता, पर ये इसका जो मेन यूज़ है वो बता देते हैं आपको कि इसका जो मेन यूज़ है वो दो है। पहला कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हाइट डिटरमाइन करने के लिए। जो ऑब्जेक्ट अगर बड़ा होगा तो उसकी शेडो भी उतनी ज़्यादा होती है, अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो उसकी शेडो कम होगी। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में दिखता कैसे है वो उसकी शेडो आपको डिफाइन कर सकती है। इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि शेडो के आसपास जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी लैंडफॉर्म होगा, वो एक्चुअल में इंटरप्रेट नहीं कर सकते हम लोग उस पर्टिकुलर जोन में जो शेडो से कवर होता है उसका। शेडो के बाद हाइट और डेप्थ भी वैसे ही इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट है जो कि इमेज को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। एसोसिएशन, इन सारी जो तीन कैरेक्टरिस्टिक दिए गए इसमें एसोसिएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन मतलब कि हम आसपास के सराउंडिंग एरिया, एक्टिविटी और कोई भी फिनोमिना हो रहा है उसको देख के एज्यूम कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया कैसा है। अगर जहाँ पे से बहुत ज़्यादा कोई पर्टिकुलर एरिया है, इमेज में अगर दिखे कि बहुत ज़्यादा किसी जगह से धुआं निकल रहा है, कोई पे ट्रांसफॉर्मेशन या मतलब ट्रांसफार्मर रखा हुआ रखने का प्लेस है जहाँ पे ढेर सारा कोयला रखा हुआ है, रेलवे ट्रैक जहाँ पे है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे कोयले से चलने वाला थर्मल पावर प्लांट होगा। अगर हम देखें कि कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे सॉल्ट मतलब वहाँ पे आपका सॉल्ट वाले वाटर का आपका पैच बना हुआ है, उसके आसपास सॉल्ट बिखरे हुए हैं, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन का यूनिट है। बिल्डिंग्स देखें, अगर आसपास वहाँ पे ढेर सारे प्लेग्राउंड्स बने गए हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बने गए हैं, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो आपका प्राइमरी स्कूल है। हाई स्कूल का स्ट्रक्चर अलग होगा, लैब अगर दिखे, ढेर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखे, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो कॉलेज एरिया है। इस तरह से अलग अलग वेरिएशन से एसोसिएशन करके एज्यूम कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। टोन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बाद सेकेंडरी में साइज, शेप और टेक्सचर आता है, उस अकॉर्डिंग ये आपको डिफाइन किया गया है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टोन, जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में सबसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे सकता है। दूसरा आता है डाटा इंटरप्रिटेशन डिजिटल मेथड से। डिजिटल मेथड्स जैसा प्री प्रोसेसिंग में जितना भी स्टेप था वो डिजिटल डाटा इंटरप्रिटेशन का बेसिक स्टेप होता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ के बारे में सारे एलिमेंट्स को देख के, जैसे विजुअल इंटरप्रिटेशन में किए वैसे ही इसमें भी उन्हीं एलिमेंट को कंसिडर करते हुए इंफॉर्मेशन गेन करना होता है। फिर सैटेलाइट से जो इमेज आई है उसका करेक्शन करना होता है, जियोमेट्रिक करेक्शन, रेडियोमेट्रिक करेक्शन, इमेज को एनहांस करना होता है, फिर जो भी इंफॉर्मेशन आई उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। एक्चुअल में जो इमेज ली जाती है रिमोट सेंसिंग मेथड से वो बहुत फार डिस्टेंस से ली जाती है, तो कुछ कुछ वेरिएशन हो सकता है, जैसे कि कई बार एटमॉस्फेयर में फ्लक्चुएशंस के कारण, अलग अलग गैसेस के इफेक्ट के कारण, सेंसर सही जगह पे प्लेस नहीं है उसके कारण, अगर एक्चुअल में जो पिक्सल लेना चाहिए या फिर अर्थ में जैसा लोकेशन है वैसा एग्जैक्टली आपका सैटेलाइट नहीं ले रहा है पिक्सल वेरिएशन के कारण, तो इस तरह से वेरिएशन हो सकते हैं, उन सबको पहले करेक्ट करना होता है। जियोमेट्रिक करेक्शन बेसिकली अगर एग्जैक्ट पोजीशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कोई सैटेलाइट तब उसके लिए किया जाता है जियोमेट्रिक करेक्शन। जियोमेट्रिक करेक्शन में अगर हम लोग जो भी अर्थ में जिसका एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता हो, अगर अर्थ में एग्जैक्ट लोकेशन किसी पर्टिकुलर एरिया का पता है तो उसको बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट। उससे कंपेयर करके दूसरे अननोन पॉइंट का
अगर हम लोग स्ट्रेच करके उस इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेच करके किसी अननोन जगह का इन्फॉर्मेशन हम लोग अगर फिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं रबर शीथिंग बोलते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को रबर शीथिंग बोलते हैं। इमेज के करेक्शन को हम लोग बोलते हैं, इमेज का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करेक्शन होता है उसको बोलते हैं जियो रेफरेंसिंग। इमेज एनहांसमेंट की टेक्निक जो होती है, बेसिकली इसमें क्वालिटी इंप्रूव किया जाता है ताकि वो विजुअल इंटरप्रिटेशन में हेल्प हो जाए। डिजिटल इमेज जो रहती है उसमें कॉन्ट्रास्ट को फ्लक्चुएट करके, कॉन्ट्रास्ट को वेरी करके इमेज की क्वालिटी इंप्रूव की जाती है। इमेज में जो इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन का टेक्निक यूज़ आता है। क्लासिफिकेशन में सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन और अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन के हेल्प से क्लासीफाई हो जाते हैं पर्टिकुलर फीचर, और ऑटोमेटेड उनके बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपके डिजिटल इमेज हैं उनको, उनका डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हर मेथड की कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। विजुअल इंटरप्रिटेशन का जो एडवांटेज है वो ये होता है कि ये सिंपल मेथड है, इनएक्सपेंसिव है, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट बहुत कम लगते हैं, बस ब्राइटनेस और स्पेशियल जो कंटेंट होता है उसको देख के हम एनालाइज कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलता है, इससे मिलता है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के जो एडवांटेज हैं ये है कि हर चीज़ के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर बड़े एरिया का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तब कॉस्ट इफेक्टिव है, बार बार इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तब कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर एक स्टैंडर्ड इमेज फॉर्मेट में बहुत सारे आपको इमेज चाहिए तब कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको बार बार मिलेगा और स्पीड से आपका जो भी इमेज का इंटरप्रिटेशन है वो फास्टली होगा। विजुअल में जो डीमेरिट है वही बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और एनालिस्ट अगर वेरी होता है, टाइम अगर चेंज होता है तो उस तरीके से इंटरप्रिटेशन जो होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। डिजिटल इंटरप्रिटेशन में अगर छोटे एरिया का आपको इंटरप्रिटेशन करना है कोई भी इमेज का तो वो एक्सपेंसिव होगा। एक बार अगर आपको इंटरप्रिटेशन करना है तब ये एक्सपेंसिव मेथड है। स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है इसका। इक्विपमेंट आपको बड़े कॉस्टली इक्विपमेंट चाहिए। एक्यूरेसी तो मिल जाती है पर उस एक्यूरेसी को बार बार आपको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बार बार आपको इमेज बार बार आपको क्लिक करके उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। डाटा भी एक्सपेंसिव होता है और सबसे इम्पोर्टेंट प्री प्रोसेसिंग लगती है किसी पर्टिकुलर डिजिटल इमेज के बारे में। यहाँ से आपका जो इमेज प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।